अरे भाग्यवान, और कब तक इंतजार करवाओगी? जल्दी चलो ना, मुझे ऑफिस भी तो जाना है, वरना आज की भी छुट्टी लेनी पड़ेगी। कहते हुए किशनलाल जी अपनी पत्नी सावित्री जी को आवाज लगाते हैं और कार को बाहर निकालकर हॉर्न बजाने लगते हैं, क्योंकि सावित्री जी को 7वें महीने में चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाना था। सावित्री जी भी सरकारी स्कूल की टीचर थी, लेकिन वह गर्भवती होने के कारण छुट्टी ले रखी थी और उनके पेट में दर्द होने के कारण उन्हें डॉक्टर के पास जाना था। इसीलिए किशनलाल जी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाकर वापस पहुंचाकर अपने ऑफिस जाने वाले थे। दरअसल सावित्री जी और किशनलाल जी की शादी को 8 साल पूरे हो चुके थे और भगवान ने उनके घर में अभी खुशियों की बरसात की थी, तो वे दोनों कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सावित्री जी ने घर के सारे काम छोड़ दिए और अपने पति किशनलाल जी के साथ डॉक्टर के पास चली गई। तो डॉक्टर ने बताया बच्चा बहुत कमजोर है और सावित्री जी की उम्र भी अधिक हो जाने के कारण उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट बता दिया था। अब 9 महीने पूरे होने के बाद सावित्री जी ने एक बेटे को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने रखा अमित। अमित के आ जाने से तो किशनलाल जी और सावित्री जी की मानो दुनिया ही बदल गई थी। दोनों माँ बाप सरकारी नौकरी वाले थे, पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, फिर भी सावित्री जी ने अपने बेटे की परवरिश अपने हाथों से ही की। घर के कामों के लिए उन्होंने काम वाली बाई रखा था, लेकिन अमित की मालिश करना हो या उसे नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सावित्री जी ही क्या करती थी। अमित को उन्होंने बड़े ही नाजों से पाला था। सावित्री जी हमेशा यही सपने बुना करती थी कि मेरे बेटे के लिए बहुत ही सुशील और संस्कारी बहू लेकर आऊंगी, और वह हमेशा अपने बेटे की हर इच्छा की पूर्ति करने के लिए तत्पर रहती थी। कभी कभी किशनलाल जी सावित्री जी को टोकते भी कि अमित की हर फरमाइश पूरी करना अच्छा नहीं है, लेकिन उनका मानना था कि यह जितना भी है सब हमारे बेटे का ही तो है, इसलिए वे कभी अमित को निराश या उदास नहीं देख सकती थी। उन्होंने जैसे उसकी हर फरमाइश पूरी की, वैसे अच्छे संस्कार भी दिए थे। अमित शादी से पहले अपने माता पिता की सेवा सत्कार में कोई कमी नहीं रखता था। वह अपनी माँ के रोज पैर दबाता, पिता के पीठ की मालिश करता और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बच्चा ही था। लेकिन सावित्री जिन्होंने अपनी बहू के लिए इतने सपने सजाए थे, वह सब धरे के धरे रह गए। एक दिन सावित्री जी ने रात में सभी के साथ अच्छे से खाना खाया और अपने बेटे से कहा, बेटा, अगर मैं कभी तुम्हारे पास या तुम्हारे पापा के पास नहीं रही तो तुम अपने पापा की खूब सेवा करना, उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस न होने देना बेटा। तभी दोनों बाप बेटे उनकी तरफ आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और अमित बोला, मम्मी आप ये कैसी बात कर रही हो? सावित्री जी ने कहा, अरे मैं तो मजाक कर रही थी बेटा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, मैं तो यूं ही कह रही थी। सावित्री जी की बातें सुनकर सभी लोग सामान्य हो गए और अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। लेकिन सावित्री जी की वह आखिरी रात थी अपने पति और बेटे के साथ। आधी रात को ही उन्हें हार्ट अटैक आया और वे चल बसी अपने पति और बेटे की दुनिया को छोड़कर। अमित तो अपनी माँ की मृत्यु के सदमे से बाहर ही नहीं आ पाया था। तभी किशनलाल जी ने देखा कि हमारा बेटा तो सदमे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तब उन्होंने उसे उसकी माँ की ही नौकरी दिलवा दी ताकि उसका मन खुश रहे। लेकिन जैसे ही वह उनके स्कूल में गया और भी ज्यादा डिप्रेशन में जाने लगा। अब किशनलाल जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उनके एक दोस्त ने बताया, क्यों ना अमित को लेकर तुम शहर में बस जाओ, वहाँ नया माहौल मिलेगा तो शायद इसका मन खुश हो जाए। बेटे की खातिर किशनलाल जी ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अमित को लेकर शहर पहुंच गए। उन्होंने वहाँ अपना घर खरीद लिया और वहाँ अपना कपड़ों का बिजनेस करने लगे। अमित ने भी किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब ढूंढ लिया। अब वह नए माहौल में थोड़ा खुश रहने लगा। कुछ साल ऐसे ही बीते। अब किशनलाल जी का कारोबार भी अच्छा चल पड़ा और उधर अमित भी अपने ही ऑफिस की एक लड़की जिसका नाम प्रिया था उससे प्यार करने लगा। एक दिन मौका पाकर उसने अपने मन की बात प्रिया से कह दिया। प्रिया भी अमित को मन ही मन पसंद करती थी, इसीलिए उसने भी हाँ कर दी और बड़े ही धूमधाम के साथ उन दोनों की शादी हो गई। अब तो प्रिया ने जैसे ही अमित के घर में गृह प्रवेश किया, अपने आप को उस घर की मालकिन समझने लगी। अब वह अपने हिसाब से घर को चलाने की कोशिश करती रही।
लेकिन किशनलाल जी को ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह अपने बेटे से बहू के बारे में कहते हैं तो अमित भी अपने पिता के ऊपर भड़क उठता है। क्या पापा, अब आपकी उम्र हो चुकी है, अब आप आराम से रहिए और जैसा चल रहा है चलने दीजिए। किशनलाल जी भी अब चुप ही रहते, जिसका गहरा असर उनके कारोबार पर पड़ा। और एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि किशनलाल जी ने 50 लाख का कपड़ा थोक में मंगवा लिया, पेमेंट भी कर दिया, लेकिन माल की डिलीवरी करवाना ही भूल गए। और इस बात को करीब 6 महीने हो चुके थे, जिसके कारण न ही वह डीलर जिम्मेदार था न ही व्यापारी। अब उस बात का किशनलाल जी को इतना सदमा लगा कि वह दुकान जाना ही बंद कर दिए। इसलिए गुस्से में आकर अमित ने वह दुकान ही बेच दी। अब किशनलाल जी घर पर ही रहने लगे और हमेशा बीमार ही रहने लगे, जो प्रिया की आंखों में कांटों की तरह खटकते रहते, जिसके कारण प्रिया अपने पति अमित से रोज लड़ाई करती। एक दिन अमित को ऑफिस किसी काम से जल्दी जाना था, इसलिए उसने प्रिया को आवाज लगाई। प्रिया, ओ प्रिया, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस चली जाना। ऐसा कहकर अमित घर से बाहर जाने ही वाला था कि प्रिया की धमाकेदार आवाज से वह वहीं रुक गया। प्रिया ने कहा, क्यों? घर के सारे कामों की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही है क्या? मैं भी तो आपकी तरह ही ऑफिस जाती हूँ। क्या मुझे अपने बाप की सेवा करने के लिए नौकरानी बनाकर लाए थे, जो 24 घंटे में उनकी सेवा करती रहूं? क्या मेरे काम का कोई वैल्यू नहीं है? थोड़ी देर रुकिए, मैं भी अपना टिफिन लेकर आपके साथ ही चल रही हूँ। उसकी यह बातें अमित के पिता किशनलाल जी भी सुन रहे थे। प्रिया के एक एक शब्द उनके कलेजे में तीर की तरह चुभ रहे थे। उनके कानों में प्रिया के एक एक शब्द पटाखे की तरह धमाका मचा रहे थे। रोज रोज बेटे बहू के झगड़े से तंग आकर किशनलाल जी के कदम न चाहते हुए भी घर से बाहर जाने के लिए आतुर हो रहे थे। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि इतनी उम्र में वे जाए तो कहाँ और करे तो क्या। उन्होंने घर में ताला लगाया और चाबी गार्ड को देकर उसे बिना कुछ बताए धीरे धीरे कब 3 किलोमीटर दूर पार्क में पहुंच गए, उन्हें पता ही नहीं चला। पार्क में पहुंचते पहुंचते उन्हें इतनी थकान हो गई कि वे एक सीट पर बैठने की कोशिश कर रहे थे कि वहीं धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गए। उनको गिरता देख वही फुटबॉल खेल रहा रवि दौड़कर उनके पास गया और दादाजी दादाजी कहकर जगाने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने अपने बैग से पानी का बोतल निकाला और किशनलाल जी को थोड़ा सा पिलाया और उनके मुंह पर पानी के छींटे मारे। पानी के छींटे पड़ने से धीरे धीरे किशनलाल जी को होश आया तो उन्होंने अपने काम आप को रवि की गोद में पाया। रवि ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया था और रोते हुए पानी के छींटे मार रहा था। किशनलाल जी को होश आया तो उन्होंने पूछा, तुम कौन हो बेटा? रवि बोला, दादाजी मैं रवि हूँ, यहीं पास की कॉलोनी में रहता हूँ और रोज यहाँ फुटबॉल खेलने आता हूँ। और आप कहाँ रहते हो दादाजी? आप यहाँ किसके साथ आए हो? आप तो इतने कमजोर हो और आपके साथ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। बताइए ना दादाजी, आप किसके साथ आए हो? दादाजी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि रवि ने देखा नगर निगम वाले एक बहुत बड़े पेड़ को एक क्रेन में लेकर आ रहे हैं और उस पेड़ को एक बहुत बड़े गड्ढे में लगाने वाले हैं। उसने कौतूहलवश दादाजी से बोला, देखिए ना दादाजी, कितना सुंदर वह पेड़, और देखिए उसे उस बहुत बड़े गड्ढे में लगाने वाले हैं। दादाजी ने जब उस पेड़ को देखा तो उनका चेहरा और भी उदास हो गया। दादाजी का उदास चेहरा देख रवि बोला, दादाजी आपको खुशी नहीं हुई कि आज तक तो हमने छोटे छोटे पेड़ पौधे को लगाते हुए देखा है, लेकिन आज इतना बड़ा पेड़ को लगाते हुए देखा बड़ा मजा आ रहा है। क्या आपको मजा नहीं आ रहा दादाजी? किशनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, जब छोटे पौधे को एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तब उसकी जड़ें पूर्ण विकसित नहीं होती, इसीलिए इसकी जड़ें अपने आप को उस काबिल बना लेती हैं कि वह उस पेड़ की शाखा और पत्तों को संभाल सके। लेकिन बेटा, वही पौधा जब बड़ा होकर पूर्ण विकसित हो जाता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह लगाने से
उसकी बहुत गहरी जड़ें कट जाती हैं, जिससे वह पेड़ और अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता। रवि को दादाजी की यह बात समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने पूछा, दादाजी, तो क्या यह पेड़ यहाँ जीवित नहीं है रहेगा? दादाजी बोले, नहीं। दादाजी का नहीं का जवाब सुनकर रवि बोला, नहीं दादाजी, आप गलत कह रहे हो, यह पेड़ जरूर जीवित रहेगा। इस प्रकार दादाजी के साथ बातें करते करते कब शाम होने लगी, रवि को पता ही नहीं चला और उसने गेट की तरफ देखा तो उसकी मम्मी उसे लेने आ गई थी। उसने दादाजी से बाय कहा और चला गया। अब किशनलाल जी वहीं बैठे बैठे कई देर तक उस पेड़ को देखते रहे और उन्हें अपनी जिंदगी और उस पेड़ की जिंदगी में समानता नजर आ रही थी। किशनलाल जी ने तो अपने मन में सोच लिया था कि वे अपने बेटी बहू के घर दोबारा वापस नहीं जाएंगे, लेकिन फिर सोचा अगर घर टाइम पर नहीं पहुंचा तो खामा बच्चों को परेशानी होगी, और यदि मैं पुलिस के हाथ लग गया तो दोगुनी परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए ना चाहते हुए भी वे दुखी मन से धीरे धीरे चलते हुए सड़क पार कर जा रहे थे। वह गेट में जैसे ही पहुंचे, उनकी बहू प्रिया चमचमाती कार में उनके पास से सर से गुजरी। उसने देखा कि किशनलाल जी घर के बाहर है तो उसका गुस्सा तो सातवें आसमान पर चढ़ गया। वह उनके हाथ से चाबी ली और पैर पटकते हुए ताला खोलकर दरवाजे को पटकते हुए अंदर गई। थोड़ी देर बाद उसके पीछे पीछे किशनलाल जी भी घर के अंदर गए। उन्होंने जोर की प्यास लगी हुई थी। उन्होंने अपने मन में सोचा, पानी बहू से मांगा जाए या खुद निकाल कर पिए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद वे थोड़ी हिम्मत जुटाकर पानी के लिए जैसे ही किचन की ओर बढ़े, प्रिया ने पीछे से आवाज लगाई, पापा जी क्या कर रहे हैं आप? अभी अभी आप बाहर से आए हैं ना? हाथ मुंह भी नहीं धोया और चले सीधे किचन में। आप इतने बूढ़े हो गए हैं, लेकिन क्या आपकी इतनी सी भी समझदारी नहीं है? किशनलाल जी बोले, बेटी मैंने गार्डन में लगे पाइप से ही घर में से आने से पहले हाथ मुंह धो लिया था। ससुर जी की बातें सुन प्रिया को गिल्टी फील हुआ, लेकिन वह यह नहीं जतलाना चाहती थी कि वह गलत है। इसीलिए जोर से उन्हें डांटते हुए कहा, अच्छा, ताकि कॉलोनी के सभी लोगों को पता चले कि हम लोग आपको हाथ मुंह धोने के लिए पानी भी नहीं दे सकते। और भी बहुत सी खरी खोटी उसी समय उसने अपने ससुर जी को सुना दी। बेचारे किशन जी ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे में बिना पानी पिए ही चले गए। 2 घंटे बाद जब अमित घर आया, किशनलाल जी का मन हुआ कि वह अपने बेटे को बताए जो प्रिया ने उनसे कहा, और पानी मांगकर इतना पानी पिए कि मन में संतोष आ जाए। लेकिन वे जानते थे कि यदि वे अपने बेटा से पानी मांग लेते तो अमित तो उसे खरी खोटी सुनाएगा ही, प्रिया भी उसे कहीं ज्यादा सुनाएगी। इसलिए उन्होंने किसी से भी पानी नहीं मांगा, और जब खाना खाने सभी लोग बैठे तभी खाने के साथ मन भरकर पानी पिया। अब तो बेटे बहू के जाने के बाद रोज ही किशनलाल जी उसी पार्क में जाकर बैठने लगे। रवि भी रोज उनके पास जाकर बैठता। किशनलाल जी और रवि की उस पेड़ को लेकर रोज ही बहस होती। किशनलाल जी कहते कुछ दिनों बाद वह पेड़ सूख कर मर जाएगा। वही रवि कहता, नहीं, नगर निगम वाले टैंकर से पानी लाकर रोज डालते हैं, इसलिए वह नहीं मरेगा। दिन ऐसे ही कटते रहे। कुछ दिनों बाद वास्तव में भी पेड़ सूख कर मर गया। रवि ने दादाजी से पूछा, दादाजी आपको कैसे पता था कि कुछ दिनों बाद वह पेड़ मर जाएगा? उसकी बातें सुनकर दादाजी हंसे और बोले, बेटा, जिस तरह एक छोटा पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी प्रकार उसकी जड़ें भी जमीन के अंदर अपनी शाखाओं और पत्तों को सहारा देने तथा उनका पालन पोषण करने के लिए जमीन के अंदर इतनी गहराई तक चले जाती है कि उसे पानी की कमी नहीं होती। उसी प्रकार हमारा भी जीवन है। हम लोग जहाँ पले बड़े रहते हैं वहीं से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। समाज के लोगों से, पड़ोसी से, रिश्तेदारों से और भी जान पहचान के लोगों से संबंध स्थापित करते हैं, जिससे हमारे रिश्तों की जड़ें मजबूत होती है।
जिनका सहारा हमारे परिवार के लोगों को मिलता है। दादाजी की ऐसी बातें सुनकर रवि बोला, तो क्या दादाजी, आपकी जड़ें भी आपके गांव में ही रह गई है? तब तक दादाजी की दोनों आंखें नम हो गई थी। उन्होंने अपने आंसुओं को छिपाते हुए हाँ में सिर हिलाया। रवि समझ गया कि दादाजी को अपने गांव की बहुत याद आ रही होगी। उसने कहा, दादाजी, आपको तो इस उम्र में अपने बराबरी के लोगों के साथ मिलकर बैठकर अपना समय गुजारना चाहिए। दादाजी बोले, बेटा, मैं ठहरा गांव देहात का आदमी, मेरे साथ कौन बात करना पसंद करेगा? रवि बोला, दादाजी, हमारे घर के पास एक चौराहा है, उसके थोड़ी दूरी पर वृद्ध आश्रम है, क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? वृद्ध आश्रम का नाम सुनकर दादाजी की आंखों में चमक आ गई। वे बोले, बेटा, क्या तुम मुझे वहां लेके चलोगे? रवि ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों वृद्ध आश्रम की ओर चल पड़े। रवि ने किसान लाल जी का हाथ पकड़ा और वृद्ध आश्रम की ओर चल दिया। उसी समय उसकी माँ उसे लेने जा रही थी। जब उसने देखा कि रवि कोई बूढ़े के साथ जा रहा है तो वह घबरा गई कि यह बूढ़ा मेरे बेटे को कहाँ लेकर जा रहा है। उसने अपनी गाड़ी रोकी और उस बूढ़े को बहुत खरी खोटी सुनाई और उसे बच्चा चोर भी कहा। रवि ने अपनी माँ से कहा, मम्मा, ये बच्चा चोर नहीं है, बल्कि मैं तो इन्हें वृद्ध आश्रम लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि इनका अपना कोई नहीं है। रवि की बातें सुनकर उसकी माँ शर्म से लाल हो गई। उसने अपना सिर नीचा कर लिया और किशन लाल जी से माफी मांगी और वह स्वयं किशन लाल जी और रवि को अपनी गाड़ी में बैठाकर वृद्ध आश्रम ले गई। वहां उस दिन ताला लगा हुआ था, क्योंकि वहां के सभी लोग स्वास्थ्य चेकअप के लिए गए थे। इसीलिए रवि की मां ने उन्हें अपने घर ले जाकर उनका स्वागत सत्कार किया और कहा, दादाजी, अगर आपका मन करे तो आप हमारे घर रह सकते हैं। किशन लाल जी का रहने का कोई और ठिकाना तो था नहीं। इसीलिए वह उनके घर पर रहने के लिए मान गए। अब रवि किशन लाल जी के साथ रहकर अच्छी अच्छी बातें सीखने लगा और एक दिन ऐसा आया कि वह एक बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्स में टॉप कर लिया। क्योंकि किशन लाल जी को भी बिजनेस का अच्छा तजुर्बा था, इसलिए वे समय समय पर बिजनेस का दांव पे समझाते रहते थे। एक दिन किशन लाल जी ने रवि से अपने मन की बात बताई कि वह कुछ करना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी पर बोझ की तरह रहना ना पड़े। रवि ने यह बात अपने पापा को बताई तो वकील साहब भी झटपट तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें किशन लाल जी की तजुर्बे पर पूरा विश्वास था और रवि भी उनके साथ देने के लिए तैयार था। किशन लाल जी ने एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोली और देखते ही देखते उनकी वह छोटी सी दुकान बहुत बड़े शोरूम में कब तब्दील हो गई, उन्हें ही पता नहीं चल पाया। एक दिन किशन लाल जी का इंटरव्यू टीवी पर चल रहा था, जिसमें किशन लाल जी को करोड़ों का मालिक बताया जा रहा था। उन्हें देखकर तो अमित और प्रिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वे दोनों झटपट उस शोरूम में गए जहां का एड्रेस टीवी पर बताया गया था। वहां जाकर अमित अपने पिता से बोला, पापा, आप आज तक कहाँ थे? हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप मिले नहीं। पापा, तभी प्रिया भी रोती हुई, गिड़गिड़ाती हुई किशन लाल जी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी कि पापा, हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ हमारे घर चलिए। किशन लाल जी उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
और अंदर से रवि को आवाज लगाई और कहा, बेटा रवि, क्या तुम इन लोगों को पहचानते हो? अगर ये लोग कस्टमर है और कुछ लेना हो तो इन्हें दिखा दो, वरना यहाँ से जाने के लिए कह दो, क्योंकि मैं तो इन्हें नहीं पहचानता। किशन लाल जी की बातें सुनकर दोनों के चेहरे पीले पड़ गए, मानो उन्हें काटो तो खून नहीं। उसी समय रवि के मम्मी पापा भी किशन लाल जी से किसी पेपर पर साइन करवाने उनके पास आए थे। उन्होंने जब उन दोनों को देखा तो पूछा, पिताजी यह कौन है? तभी अमित बोला, भाई साहब, हम इनके बेटे बहू हैं। जब से पापा हमारा घर छोड़कर गए हैं, मैं तो एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो पाया हूँ और हमारी नौकरी भी छूट गई है, क्योंकि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है। इसीलिए हम लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसीलिए हम अपने पापा को लेने आए हैं। तभी रवि की मम्मी बोली, अरे पैसों के लालची इंसान, अभी तक कहाँ थे तुम लोग? पिताजी को आए लगभग 6 साल हो रहे हैं और तुम्हें आज याद आ रही है इनकी, जब इनके पास पैसे और रुतबा हो गया है तब। तभी अमित और प्रिया उन दोनों से माफ़ी मांगने लगी। तभी वकील साहब बोले, अरे हमसे क्या माफ़ी मांग रहे हो? माफ़ी मांगना ही है तो पिताजी से मांगो, जिनके तुम गुनहगार हो। वैसे तो तुम्हें कानून बूढ़े व्यक्ति को तकलीफ देने की जुर्म में सलाखों के पीछे होना था, लेकिन वह तो पिता का मुंह तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा ही था। इसीलिए मैंने तुम्हारे ऊपर मुकदमा नहीं चलाया। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, पेशे से मैं वकील हूँ और वकील कानून की सहायता से क्या क्या कर सकता है, इतना तो तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। तभी अमित और प्रिया दोनों रो रो कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन उन्हें न ही मोहन किशन लाल जी ने माफ़ किया और न ही रवि की मम्मी पापा ने। वे दोनों पश्चाताप के आंसू लिए चुपचाप अपमानित होकर वहाँ से निकल गए।